हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 4 लाए हैं। ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम प्रीवियस पार्ट में टोटल क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 151 से डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप लोग वो सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अपनी बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथि हैं। तो अग्नाशय जो है वो अंतः तथा बाह्य दोनों प्रकार के स्रावी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है। तो डायबिटीज इंसिपिड्स रोग होता है इंसुलिन की कमी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं। तो रक्त में हार्मोन्स डिनर, मोनोमर, पॉलीमर सभी प्रकार से उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार से। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। अब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी में पाए जाने वाले कॉर्पस ल्यूटियस से स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे स्तन का होना, मासिक चक्र शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का होना, आवाज़ पतला होना। अगला हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन किसे कहते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर नियंत्रण रखता है तथा जननांगों के विकास में सहायक होता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी है। तो जोंक एक प्रकार के द्विलिंगी जंतु हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, जोंक। वैसे जंतु जिनमें मेल एवं फीमेल एक ही पर रहते हैं या एक ही में मेल और फीमेल वाले गुण पाए जाते हैं उसे ही द्विलिंगी कहते हैं, जैसे जोंक, केचुआ इत्यादि ये सब द्विलिंगी जीव होते हैं। अगला प्रश्न है, रजत मछली होती है एक। तो रजत मछली एक प्रकार का कीट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, कीट। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुप्त पक्षी हैं। तो वह पक्षी जो हाल ही में लुप्त हो गया है वह पक्षी है डोडो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, डोडो। और ये डोडो जो है वो मॉरिशस में पाया जाता था। और ऑर्कियोप्टस जो है वो पक्षी एवं सरीसृपों के बीच का करी कहा जाता है। ऑर्कियोप्टस को पक्षी एवं सरीसृपों के बीच का करी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न उड़ने वाला पक्षी है। तो न उड़ने वाला पक्षी ईमू है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ईमू न उड़ने वाला पक्षी है।
मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। ठीक है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस होता है। अगला प्रश्न है, कीटों का मुख्य लक्षण है। तो कीटों का मुख्य लक्षण होता है कि उसमें 3 जोड़ी टांग पाया जाता है, अर्थात उनमें टांगों की संख्या 6 होती है, 3 जोड़ी होती है। यही कीटों का मुख्य लक्षण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 जोड़ी टांग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के जनक हैं। तो द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने दिया? तो द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। अतः कैरोलस लिनियस को ही द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिनियस। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 4 कोष्ठीय हृदय का पाया जाना स्तनधारियों का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो बताइए, मछली जो है उसकी पहचान कैसे करेंगे आप लोग? तो मछली में आप जानते हैं कि उसमें गिल्स पाए जाते हैं। मछली में गिल्स तो पाए ही जाते हैं, उसमें उसके ऊपर सल्क भी होता है उसके शरीर पर, और उसमें 2 जो है पंख भी होते हैं, युग्मित पंख भी होते हैं। तो इन ऑप्शन में से सारे जो हैं मछली वर्ग की पहचान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है, व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि देखिए, व्हेल एक स्तनधारी है और इससे प्रीवियस प्रश्न में हमने आप लोगों के सामने चर्चा किए थे स्तनधारियों के बारे में कि स्तनधारी में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। यानी कि 4 कोष्ठीय हृदय का पाया जाना स्तनधारियों का गुण है। तो व्हेल एक स्तनधारी है क्योंकि उसमें भी 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। अतः व्हेल भी एक प्रकार के स्तनधारी होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उड़न मछली इनमें से कौन सा है? तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एसिपेसर। एसिपेसर जो है न उड़ने वाली मछली है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? देखिए, जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आधार इकाई क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जीवों का वर्गीकरण हुआ था, उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया था? जिस आधार पे किया गया था उसका इकाई क्या था, उसका यूनिट क्या था? तो जीवों का जो वर्गीकरण किया गया था उसका आधार था उसकी जाति, स्पीसीज। तो उसके स्पीसीज के आधार पे ही जीवों का वर्गीकरण किए थे कैरोलस लिनियस साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीसीज। स्पीसीज के आधार पे ही जीवों का वर्गीकरण किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है। तो बताइए, रुधिर में जो है अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से पहुंच जाता है? तो रुधिर में अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में
कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून में चला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए। तो रुधिर स्कंदन के लिए कैल्शियम की आयन आवश्यक होता है। तो बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा कैल्शियम आयन है। तो यस, इसमें से ऑप्शन सी है कैल्शियम का आयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो जीवों के शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, और जीवों के शरीर में फास्फोरस किस अंग में पाया जाता है। तो जीवों के शरीर में फास्फोरस जो है अस्थि में पाया जाता है और दांत में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ फास्फोरस पाया जाता है, तो अस्थि में पाया जाता है और दांत में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। तो मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है। तो आप लोगों को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप लोगों को क्या पता है। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा 120 दिन। मानव के आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बलशाली मांसपेशी या पेशी कहाँ पाया जाता है। मानव शरीर में जो मांसपेशी पाया जाता है वो सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पे पाया जाता है बताइए। तो मानव के शरीर में सबसे बलशाली पेशी जो पाया जाता है वो जबड़ा में पाया जाता है, जॉ, इन जॉ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जबड़ा में, इन जॉ यानी कि जबड़ा में सबसे बलशाली पेशी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो हमारी कान है, उस कान का जो बाहरी कठोर लचीला भाग बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये कठोर लचीला भाग जो होता है ये उपास्थि का बना होता है, अर्थात कार्टिलेज का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थि। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो अस्थि जो है बोन एक ठोस, कठोर, मजबूत, संयोजी ऊतक होता है जो तंतु एवं मैट्रिक्स का बना होता है। अस्थि मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। अब देखिए एक मांसपेशी और अस्थि का जोड़ होता है, मांसपेशी और अस्थि का जोड़ होता है उसे टंडन कहा जाता है, जबकि अस्थि से अस्थि जो जुड़ा होता है उसे लिगामेंट कहा जाता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होता है। तो मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए। तो मानव के रक्त की पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए अम्लीय घोल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और जो उदासीन घोल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, और जो क्षारीय घोल होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो मानव के रक्त का पीएच मान तो 7 से अधिक है, 7.4 है। तो इसका मतलब मानव का रक्त जो है वो क्षारीय है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है बताइए। अधिक समय तक जब एक व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुक पाता है तो उसके शरीर के किस अंग में कारण हो सकता है, किस अंग के कारण रक्तस्राव नहीं रुक पाता है बताइए। तो इसका कारण हो सकता है बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट में दोष के कारण रक्तस्राव नहीं रुक पाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब जो है रक्तस्राव नहीं रुक पाता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है मानव शरीर में, क्यों? तो वो विटामिन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिससे उसका स्राव नहीं रुक पाता है? तो वो विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का स्राव नहीं रुक पाता है, अर्थात वो चलते रहता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रुधिर दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? ये सारे ग्रंथि हैं, बताइए। तो रुधिर दाब का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो रुधिर का जो दाब है उसका नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड। अगला प्रश्न है रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? तो रुधिर का थक्का यानी कि क्लॉटिंग होने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाटर, जल। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, बताइए। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? अब एंटी स्कंदन क्या होता है? देखिए हमारे शरीर में ब्लड जो है एक द्रव के रूप में है, और द्रव के रूप में है, इसी ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन का संचरण होता है। यदि ये द्रव के रूप में नहीं रहेगा ब्लड, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण नहीं हो पाएगा और हमारे जैविक कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। अतः हमारे शरीर के अंदर ब्लड का द्रव के रूप में होना आवश्यक है। और ये जो ब्लड है कभी कभी थक्का बन जाता है, और थक्का बन जाएगा तो हमारे जैविक प्रक्रिया प्रभावित होगा। अतः रुधिर को थक्का जमने से बनने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे ही एंटी स्कंदन पदार्थ कहा जाता है। ऐसा पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है जिससे कि रुधिर जो है थक्का नहीं बन पाता है। तो बताइए रुधिर में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण रुधिर जो है क्लॉट नहीं हो पाता है, थक्का नहीं जम पाता है? देखिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। ठीक है, ब्लड में क्या मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट एंटी स्कंदन के रूप में मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है, बताइए। हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला कौन सा उत्तक है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो है वो विभिन्न अंगों और उत्तकों से संबंध करता है, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू उत्तक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। समझे कि नहीं? ये जो संयोजी उत्तक जो होता है एपिथेलियम टिश्यू के जो होता है उसके बाहरी परत तथा आंतरिक अंग जो होता है उसकी भीतरी परत का निर्माण करता है। कौन? तो संयोजी उत्तक। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है मानव की जो मलेरिया परजीवी है उसके जीवन चक्र की खोज एनाफिलिस मच्छर में सर्वप्रथम किसने खोजा था? किसने खोज किया था? मानव की जो मलेरिया परजीवी है उसके जीवन चक्र को एनाफिलिस मच्छर में खोजा था। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो सबसे पहले रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने जो है एनाफिलिस मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र को खोजा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक है। अब ट्रिपैनोसोमियासिस रोग है, इसका वाहक कौन सा मक्खी है, बताइए। तो ट्रिपैनोसोमियासिस रोग का वाहक सीसी मक्खी है। ठीक है, कौन सा मक्खी है? सीसी मक्खी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, सीसी मक्खी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब इस रोग जो होता है इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है।
ठीक है। ट्रिपेनियोसोमेसिस जो रोग है, इस रोग में व्यक्ति को नींद भी आता है और नींद के साथ साथ शरीर भी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसी को ही तो बुखार कहते हैं। अगला जो है सेंड मक्खी जो है, ये सेंड मक्खी क्या होता है, ये सेंड मक्खी बताइए। तो ये सेंड मक्खी जो है कालाजार के परजीवी जो है उसके लिस्मेनिया डोनावासी का वाहक होता है। सेंड मक्खी कालाजार रोग है, इसकी परजीवी का वाहक होता है। और ये कालाजार रोग होता है, इस रोग में भी तेज बुखार आता है तथा शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम भी कालाजार होता है। अगला प्रश्न है, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन्स हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर को हमने पिछले प्रश्न में ही डिस्क्राइब किए थे। अगर पिछले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, इसी प्रश्न में हमने इसका डिस्क्राइब किए थे। तो कालाजार रोग जो होता है ये लिस्मानिया नामक जो एक प्रोटोजोन्स होता है इसी के कारण होता है और यही उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। और ये कालाजार बीमारी होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और ये कालाजार बीमारी जो होता है इसमें शरीर काला पड़ जाता है और तेज बुखार भी आता है। तो उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है, बताइए। मलेरिया के लिए जो दवा एक महत्वपूर्ण दवा है कुनैन, वो किसके छाल से निष्कासित होता है, बताइए कौन सा पौधा है। तो ये कुनैन दवा जो है ये सिनकोना की छाल से निष्कासित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिनकोना की छाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। देखिए प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार के प्रोटोजोन्स हैं और ये प्लाज्मोडियम जो है मानव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब ये प्रवेश कर जाता है तो ये हमारे शरीर के किस अंग पर हमला करता है, बताइए। तो जब ये प्लाज्मोडियम जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो यह जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि यकृत कोशिकाओं पर पहले तो यकृत की कोशिकाओं पर हमला करता है, ठीक है। पहले कहाँ हमला करता है, यकृत की कोशिकाओं पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये प्लाज्मोडियम जो है हमारे यकृत की कोशिकाओं पर हमला तो करता ही है, उसके बाद ये जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स पर भी हमला करता है, आरबीसी पर भी हमला करता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है, बताइए। इनमें से कौन सा रोग और वाहक का जोड़ा सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि क्यूलेक्स मच्छर जो है कारण ही जो है फाइलेरियासिस होता है, क्यूलेक्स के कारण फाइलेरियासिस होता है और ये जोड़ा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है बताइए। तो हाइड्रा जो है एक प्रकार के मांसभक्षी जीव है, क्या है, कार्निवोरस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, मांसभक्षी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मांसभक्षी। हाइड्रा क्या है, मांसभक्षी है। अब ये मांसभक्षी क्या होता है, तो वैसे जीव जो मांस खाते हैं मांसभक्षी या कार्निवोरस कहलाते हैं, ठीक है। वैसे जीव जो मांस खाते हैं उसे मांसभक्षी कहा जाता है, यानी कार्निवोरस कहा जाता है। अब ये इंसेक्टिवोरस क्या होता है, कीटभक्षी क्या होता है। तो वैसे जो जीव जो कीट का भक्षण करता है, कीट पतंग को खाता है, उसे इंसेक्टिवोरस कहा जाता है, कीटभक्षी कहा जाता है। अगला है शाकभक्षी किसे कहा जाता है। तो वैसे जीव जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं जैसे हिरन, गाय, बकरी, ये सब जो क्या हुआ, ये एक प्रकार के शाकभक्षी हुए, ठीक है। अगला है मृतजीवी क्या होता है। तो मृतजीवी वैसे जीव होता है जो सड़े गले जीव पर उगते हैं और उसी पर अपना जीवनचर्या चलाते हैं, उसे ही मृतोपजीवी कहते हैं या सेप्रोफाइट कहते हैं, जैसे कि कवक हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, बताइए। इन सारे जीव में से किस में तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, तो वो जीव हो कौन सकता है, बस वही हो सकता है, हाइड्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, हाइड्रा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटेसिस फैलता है, बताइए। ये एलिफेंटेसिस एक बीमारी है जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है और ये किसके द्वारा फैलता है, बताइए।
तो ये एल्फेंटसिस बीमारी है जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मच्छर के द्वारा। मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। इस रोग में जो है वो बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक हेलमिंथस एक जीव है, वही इसमें इन्वॉल्व्ड होता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जो श्वसन तो करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होते? वो जीव कौन सा है? बताइए। तो केचुआ जो है वो श्वसन तो करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केचुआ। केचुआ ही ऐसा जीव है जो श्वसन तो करता है उसमें लेकिन श्वसन अंग ही नहीं होता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में श्वसन अंग हैं। बताइए, तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टे जो है वो श्वसन करता है ट्रेकिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रेकिया के माध्यम से। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रेकिया। तिलचट्टे ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करता है। अब श्वसन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जैसे बड़े बड़े जीव होते हैं जैसे ह्यूमन्स हुआ, ये सब जो है ये लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। जैसे कि मनुष्य हुआ, मेढक हुआ, कुत्ता हुआ, ये सब किसके माध्यम से श्वसन करते हैं? लंग्स से। ठीक है, लेकिन ये तिलचट्टा जो है ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। लेकिन जो मनुष्य जो है, मेढक, कुत्ता जो है, ये सब लंग्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। उसी प्रकार मछलियाँ जो है, मछलियाँ किससे श्वसन करते हैं? तो मछलियाँ जो है वो अपने गिल्स के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अलग अलग जीव का अलग अलग श्वसन अंग होता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरियाई रोग का संचरण होता है। बताइए, फाइलेरियाई रोग का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कशन किए थे, फाइलेरियाई रोग का संचलन क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब देखिए, ये अतिसार या डायरिया रोग जो है एस्कैरिस नामक निमेटिड्स के कारण उत्पन्न होता है और यह जो है घरेलू मक्खी से फैलता है। किससे फैलता है? घरेलू मक्खी से फैलता है, हाउस फ्लाई से। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। मक्खी के लार्वा को कहते हैं। बताइए, मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मक्खी के लार्वा को मैगट कहा जाता है। जैसे कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है कीट नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा है जो कीट नहीं है? तो इसमें से बिच्छू एक प्रकार के कीट नहीं है। ठीक है, बिच्छू क्या है? कीट नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बिच्छू कीट नहीं है। क्योंकि मच्छर भी कीट ही है एक प्रकार के, कॉकरोच भी कीट है और मक्खी भी कीट है, लेकिन बिच्छू है वो कीट नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? बताइए। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को, इसका भी डिस्कशन हम पिछले क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस लैंग्वेज चेंज है। और क्या डिस्कशन किए थे? मैगट किए थे। ठीक है, तो घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैगट कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहेंगे? मैगट कहेंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, उद्योग जो मधुमक्खी के पालन से संबंधित है। बताइए, वह उद्योग जो मधुमक्खी पालन से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो वह उद्योग जो मधुमक्खी के पालन से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन के उद्योग को क्या कहेंगे? एपीकल्चर कहेंगे। अब इसमें से सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? बताइए, सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? तो रेशम कीट के पालन जो होता है उसे ही सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला हुआ
हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है बताइए, हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है? तो जैसे बागवानी हुआ, बागवानी में फल फूल सब्जी जो लोग लगाते हैं आपस में अगल बगल में, उसको ही हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला क्या है? अगला है पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर किसको कहेंगे? तो पीसी कल्चर बस आप लोगों को याद नहीं होगा, मत्स्य पालन होता है, मछली के पालन का जो अध्ययन होता है उसको ही पीसी कल्चर कहा जाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्क से संबंधित है बताइए, इनमें से कौन सा सिल्क वर्क से संबंधित है? सेरीकल्चर से संबंधित है। तो ये सिल्क वर्क मतलब सेरीकल्चर, सेरीकल्चर ही इसका हम इसमें डिस्कशन किए थे। जो सेरीकल्चर होता है वो रेशम कीट के पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है, और रेशम कीट के पालन जो है वो सिल्क वर्क से हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है क्या है? सिल्क वर्क से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों में संचरण का साधन है बताइए। मधुमक्खी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसके माध्यम से जाता है? तो आप लोग देखे होंगे जब मधुमक्खी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे संचरण होता है तो आप लोग खुद अपनी आंखों से ही देखे होंगे कि वो आपस में नाचते घूमते फिरते जाता है। इसी के माध्यम से वो मधुमक्खी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो किसके माध्यम से वो संचरण करते हैं मधुमक्खियाँ? नाच करते हुए, घूमते फिरते हुए। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन सी होगा, नाच। नाच के माध्यम से जो है वो मधुमक्खी में संचरण होता है। देखो मधुमक्खियाँ जो है एक दूसरे को सुगंध के माध्यम से ही पहचान लेता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके कि मधुमक्खी जो है एक दूसरे को कैसे पहचानती है? सुगंध से पहचान लेती है कि उसमें कैसा स्मेल आता है एक दूसरे को, इसी के माध्यम से वो पहचान लेती है। मधुमक्खी है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मधुमक्खियाँ में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया की दवा बनाया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड बनाया जाता है, और इसी फॉर्मिक एसिड से गठिया की दवा बनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीसी मक्खी, सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है बताइए। तो ये सीसी मक्खी जो है कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी को फैलाता है। पिछले क्वेश्चन में हम इसका डिस्कशन किए थे कि सीसी मक्खी जो इस बीमारी में हल्का बुखार भी आ जाता है, तेज़ बुखार आता है, और इसमें सोने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आता है, तो इसको क्या कहेंगे? स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। सीसी मक्खी जो कौन सा बीमारी फैलाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें मलेरिया है, ठीक है। मलेरिया, मलेरिया क्या होता है? मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह जो है मादा एनफ्लुएंस के मच्छर जो होता है उसी से फैलता है। अगला इसमें क्या है? हैजा। हैजा, हैजा क्या? हैजा, तो हैजा जो है यह रोग विब्रियो क्लोरी एक जीवाणु है, इसी जीवाणु से फैलता है। हैजा किससे फैलता है? तो विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से फैलता है हैजा। तो चलिए अगला क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, प्लेग किसके द्वारा फैलता है बताइए। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो ये प्लेग जो है वो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिशुओं से होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये प्लेग जो है ये जीवाणु से फैलता है। लेकिन ऐसा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। कहता है रेड फ्ली काटने से, नहीं, गलत हो जाएगा। ये रेड फ्ली काटने से होता है? नहीं। चूहा के काटने से होता है? नहीं। उपयुक्त दोनों के काटने से होता है? नहीं। तो इसमें से ये प्लेग रोग तो एक जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु इसमें है ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार रोग जो है ये किसके काटने से फैलता है बताइए। कालाजार रोग जो है वो किसके काटने से फैलता है? तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का भी डिस्कशन किए थे कि कालाजार जो है ये सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, सैंड फ्लाई से फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, सैंड फ्लाई से फैलता है, ठीक है। कालाजार किसके माध्यम से फैलता है? सैंड फ्लाई से फैलता है। कालाजार जो है ये लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक मक्खी वही सैंड फ्लाई होता है। यह रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? बोन मैरो को प्रभावित करता है।
कालाजार हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। कालाजार रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो ये प्रश्न था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो लाएंगे उसमें लाएंगे, और वो होगा पार्ट 5 होगा। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 है, और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन हम टोटल 20 पार्ट में करेंगे। और यदि आप लोग 20 पार्ट देखना चाहते हैं, जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम जब भी इन सारे पार्ट को अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोगों के पास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उपलब्ध हो पाए। तो आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।